आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के ऊपर। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली इंडिया में डेथ का बहुत बड़ा रीज़न है कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग हो जाता है इन दी कोरोनरी आर्टरी स्पेशली, जिसके लिए हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक इस्केमिया। एंड उस इस्केमिया के लिए ना ही केवल कि पहली बात तो हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनफ नहीं पहुंच रहा है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हार्ट तक जो भी हार्ट का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, और ना ही हार्ट के मसल्स तक कोई न्यूट्रिएंट पहुंच रहा है। तो इन कारण से हार्ट में या तो आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है, ब्लड नहीं पहुंचा तो ऑफ कोर्स नेक्रोसिस हो गया, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, या फिर आपका हार्ट में एरिथमिया प्रोडक्शन होता है बिकॉज आपका उसमें आपका इलेक्ट्रिकल इम्बेलेंस हो गया, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इन्हीं कारण के लिए ये बेसिकली आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर हार्ट फेलियर कर सकता है। तो ये बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है, कैसे होता है, रिस्क फैक्टर क्या है, वो तो हम सभी जानते हैं। रिस्क फैक्टर इज बेसिकली कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, किसी का अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है, किसी को अगर हाइपरटेंशन है, या फिर कोई अगर उनको कुछ कंजेनाइटल बीमारी है, या फिर फैमिली हिस्ट्री से आया है, उनको अगर होमोसिस्टिन्यूरिया है, या फिर वो उनका टाइप 1 पर्सनैलिटी है जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उन सब फैक्टर्स के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, हम आज आपके लिए स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं कि उसका पैथोजेनेसिस क्या है। तो ये मेरे सामने बहुत ही सुंदर एक रॉबिन्स का पेज खुला हुआ है, जिससे हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एथेरोस्क्लेरोसिस उनमें होता है जिनमें हाइपरकोलेस्ट्रीमिया होता है, या तो वो जेनेटिकली हो सकता है फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रीमिया, या फिर ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा एलडीएल की मात्रा है, तो उनमें ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। हमारे बॉडी में दो तरह का फैट होता है, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। एलडीएल इज नॉन एज बैड फैट। क्योंकि बेसिकली ये आपका फैट को उठाता है लीवर से एंड पेरिफेरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब कि आपका लीवर से फैट को उठाएगा एंड आपका ब्लड वेसल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या आपका आपका फैट को लीवर में उठाएगा एंड आपका पेरिफेरल ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसलिए एलडीएल को कहा जाता है बैड फैट। एक और है हमारे पास एचडीएल, व्हिच इज नोन एज ए गुड कोलेस्ट्रॉल। वाई गुड कोलेस्ट्रॉल? बिकॉज ये आपका बॉडी का पेरिफेरी से उठाता है फैट को एंड ये छोड़ देता है उसको इन द लीवर। मतलब कि किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है तो उसका जो प्लेग बना है, तो उस प्लेग से बेसिकली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को उठा के वो लीवर में डिपॉजिट कर सकता है। लेकिन हमने साइंटिफिकली एडवांस एंड साइंटिफिक रिसर्च से देखा है कि इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एचडीएल ट्रीट नहीं करता है एथेरोस्क्लेरोसिस को। ठीक है, हमारे धीरे धीरे हमारे साइंटिफिक रिसर्च से देखा है, क्योंकि अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, उसका फैट्स बढ़ा, तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम लोग एचडीएल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि एचडीएल इज टेकिंग द फैट फ्रॉम द वेसल्स एंड डिपॉजिटिंग इट बैक टू द लीवर। बट ये इफिशिएंट नहीं है। इफिशिएंट क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे आगे। एंड ये कैसे होता है बेसिकली, ये 70% ऑफ द प्लेग, अगर ये हमारा ब्लड वेसल है तो 70% जैसे डिपॉजिट होगा ना ब्लड वेसल का, 70% ऑक्लूड करेगा ना, तब तक एसिम्टोमेटिक होता है। ये ग्रेजुअली बनते जाता है और इसका जो सिम्टम्स आता है वो सडन आता है। तो आपका ये एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग है, ये ऐसे बना, फिर ऐसे बना, ऐसे बना, जैसे ही 70% को ऑक्लूड करेगा देन इट वुड बी कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, एंड उसमें आपको थोड़ा बहुत सिम्टम आ सकता है। एंड जैसे ही ये प्लेग 90% ऑब्स्ट्रक्ट करेगा देन इट बिकम सीवियर। उसमें फिर आपका अनस्टेबल एंजाइना, चेस्ट पेन एंड ऑल दोज थिंग्स आपका हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन। कमिंग बैक टू द पैथोफिजियोलॉजी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई एलडीएल रिच डाइट कर रहा है तो उसका ब्लड वेसल में बेसिकली कुछ पार्ट होते हैं, दिस इज़ द एपिथेलियम। ये जो ऊपर का देख रहे हो, दिस इज़ द एपिथेलियम। उसके बाद ये जो है, ये बेसिकली है आपका सब एपिथेलियम। सब एपिथेलियम में बेसिकली कुछ खास नहीं होता, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो सब एपिथेलियम में ही ये प्रॉब्लम होता है। उसके नीचे है टुनिका मीडिया। टुनिका मीडिया में बेसिकली आपका स्मूथ मसल होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे वो बेसिकली आपका
सब एपिथेलियम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, जो टूनिका इंटीमा का पार्ट है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलडीएल ब्लीच डाइट जो लोग करते हैं तो वो एलडीएल आपका सब एपिथेलियम में आ जाता है। और सब एपिथेलियम में बेसिकली ये कैसे आएगा एलडीएल, ये तभी आ पाएगा जब कोई ना कोई एपिथेलियम में इंजरी हो। इंजरी में भी हाइपरलिपिडीमिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा लिपिड का कंज्यूम कर रहा है, ब्लड में बहुत ज़्यादा लिपिड बढ़ गया है, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, टॉक्सिन्स, हीमोडायनेमिक फैक्टर और इम्यून रिएक्शन, वायरसेस, लाइक इन चीज़ों के लिए एपिथेलियम में इंजरी हो सकता है। ठीक है, तो एपिथेलियम में अगर इंजरी हुआ तो क्या होगा, एपिथेलियम का परमेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो एपिथेलियम का परमेबिलिटी बढ़ा, एपिथेलियम में गैप्स आए, तो इस गैप से फिर हमारा क्या जाएगा, हमारा एलडीएल अंदर घुसेगा। और एलडीएल अंदर घुस क्या, इसमें हमारा होता है कुछ लाइक रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करके ये बन जाएगा ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। ठीक है, तो एलडीएल कैसे अंदर घुसा, क्योंकि सर्टेन काइंड ऑफ इंजरी हुआ, इट मे बी स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, टॉक्सिन, वायरसेस एंड व्हाटएवर, लाइक मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइक डायबिटीज मेलाइटिस कुड बी दी रिस्क फैक्टर और एनीथिंग, या फिर आपको कुछ लाइक कुछ भी अगर रिस्क फैक्टर होता है, लाइक टाइप ए पर्सनैलिटी के पर्सन होने से, या फिर होमोसिस्टेनिया, तो उसके लिए बेसिकली आपका एपिथेलियम में इंजरी हो सकता है। इसके लिए एपिथेलियम का परमेबिलिटी बढ़ गया, परमेबिलिटी बढ़ गया तो आपका एलडीएल जो है वो अंदर आ गया, और अंदर आके यहाँ पे रिएक्टिंग ऑक्सीजन स्पीसीज के साथ मिलके ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बन गया। अभी अगर लाइक परमेबिलिटी बढ़ रहा है तो सिर्फ एलडीएल तो नहीं आएगा, और भी एलिमेंट्स आएगा, क्या आएगा, मोनोसाइट्स आ गया। एज यू ऑल नो दैट अगर वो हमारा मोनोसाइट, जो कि हमारा एक ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का सेल है, वो अगर ब्लड में रहेगा तो मोनोसाइट होगा, टिश्यू में आएगा तो वो मैक्रोफेज हो जाएगा। तो बेसिकली मोनोसाइट भी अंदर आ गया। मोनोसाइट बेसिकली अपना वही एडेशन, रोलिंग, डायपेटिसिस वगैरह से आपका अंदर आता है, तो इस तरह से एडेशन हुआ, फिर डायपेटिसिस हुआ, एंड अपना मोनोसाइट अंदर आ गया और मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो गया। ब्लड में मोनोसाइट और टिश्यू में मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ने फिर हमारा कुछ साइटोकिन्स रिलीज किया, स्पेसिफिकली इंटरल्यूकिन 1 एंड मोनोसाइट एट्रैक्टेंट कीमो एट्रैक्टेंट प्रोटीन 1। ठीक है, तो ये दोनों को उसने रिलीज़ किया। तो इंटरल्यूकिन 1 एज यू ऑल नो दैट इट इज़ ए इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन कराएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, प्लस उसके बाद एपिथेलियम का परमेबिलिटी को बढ़ाएगा, एंड ये आपका ल्यूकोसाइट्स को एडिशन करने में मदद करेगा। मतलब कि और ज़्यादा मोनोसाइट्स आपका एडिशन करेंगे, और अंदर बुलाने का काम कौन करेगा, नाम में ही है मोनोसाइट कीमो एट्रैक्टेंट प्रोटीन 1। तो अंदर बुलाएगा मोनोसाइट कीमो एट्रैक्टेंट प्रोटीन 1 एंड इन्फ्लेमेशन करवाएगा इंटरल्यूकिन 1। तो ये बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अंदर आ रहा है। ठीक है, और अपना एलडीएल तो है ही, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल बन गया। अभी मैक्रोफेज का काम क्या होता है, इट इज़ ए फेगोसाइटिक सेल, तो ये बेसिकली एलडीएल का फेगोसाइटोसिस करेगा, एंड ये बेसिकली एक लाइक इट वुड बिकम ए मोनोसाइट विथ लाइक एलडीएल, इट इज़ नोन एज द फोमी सेल। इसका जो कलर होगा ना ये वाइटिश सा हो जाएगा, लाइक फोम लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज फोमी सेल। और फिर हमारा जो एक और सेल अंदर आता है वो है टी सेल, मतलब कि तीन सेल अंदर आया। वन इज़ आवर मैक्रोफेज, वन इज़ आवर टी सेल एंड वन इज़ आवर एलडीएल। ठीक है, तो ये तीनों अंदर आया। तो टी सेल क्या करता है, टी सेल रिलीज करता है इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफेज सो दैट इट कैन फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स एंड इट कैन एनगल्फ द एलडीएल। तो ऐसे हमारा जो टी सेल है उसने रिलीज किया इंटरफेरॉन गामा, जिसके लिए हमारा मैक्रोफेज एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होकर उसने हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एलडीएल को कंज्यूम किया, और सेकेंड थिंग उसने क्या कंज्यूम किया, उसने रिलीज किया सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स को। ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, अब एज यू नो दैट हमारा जो वेसल्स है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया एंड टूनिका एडवेंटिशिया। तो एडवेंटिशिया तो छोड़ो, टूनिका मीडिया विच इज़ लाइक फुल ऑफ स्मूथ मसल्स। तो उसने टूनिका मीडिया के स्मूथ मसल्स को अट्रैक्ट किए कि वो सब एपिथेलियम में आ जाए।
ऐसा सब एंडोथेलियम में आ जाए। तो जैसे ही ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ हुआ हमारे मैक्रोफेज से, तो वो बेसिकली जो स्मूथ मसल है वो टूट टूट के हमारा इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन जो कि बॉर्डर है हमारा टूनिका इंटीमा और टूनिका मीडिया के बीच में, उस बॉर्डर से पार होके सब एपिथेलियम स्पेस में आ गए, ये वाला स्पेस में, ठीक है, स्पेस में आ गया। उसके बाद क्या होगा कि ग्रोथ फैक्टर इज कंटिन्यूसली सिक्रेटिंग, तो उसके लिए आपका प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल, और वो फिर सिंथेसिस करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है बेसिकली क्या करेगा, एक फाइब्रस कैप बनाने में मदद करेगा। क्या करेगा, फाइब्रस कैप बनाने में मदद करेगा। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे देखिए नॉर्मल ल्यूमेन था, फिर बंदे ने बहुत अनहेल्दी फूड खाना शुरू किया, ऑयली स्टफ खाना शुरू किया, अनसेचुरेटेड ऑयली फूड खाना शुरू किया, तो फिर उसका एक फैटी स्ट्रिक बन गया, फैटी स्ट्रिक। उसके बाद फिर वही फैटी स्ट्रिक में आपका कोई भी अगर एंडोथेलियम इंजरी के लिए हुआ है ना फैटी स्ट्रिक, तो उस तरह से आपका ये एक्सपेंजन होने लगेगा या भी थिकनिंग होने लगेगा, तो एक लिमिट तक पहुँचेगा जबकि आपको 40% स्टेनोसिस हो जाएगा, या फिर आपका डायमीटर जो है ल्यूमेन जो है वो छोटा होने लगेगा। उसके बाद 3 ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन कि वो थिन कैप प्लेग बनाए। So this thin cap is basically made by the synthesis of the smooth muscle, ठीक है, the extra cellular matrix synthesis made by the smooth muscle। या फिर थिक कैप बनाए, या फिर वो फाइब्रोटिक प्लेग बनाए, जिसके लिए पूरा फाइब्रोटिक प्लेग बनाए। देन उसके बाद जो थिक प्लेग होता है इट इज़ रिलेटिवली सेफ, क्योंकि उसमें क्या होता है अगर थोड़ा भी आपका रप्चर हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से हमारा क्या निकलेगा स्मूथ मसल जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाया, मतलब ये लिपिड अंदर ही रह जाएगा। प्रॉब्लम तब होता है कि जब ये लिपिड बाहर आए, क्योंकि अगर लिपिड बाहर आएगा तो बेसिकली प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा, प्लेटलेट्स का एडिशन होगा, प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होगा, फिर प्लेटलेट्स जो रिलीज़ करेंगे उसके लिए थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा, एंड पूरा का पूरा ब्लड वेसल जो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होकर पूरा का पूरा ब्लड वेसल ब्लॉक कर देगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या एक्जैक्टली क्या होता है। तो इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिंथेसिस है, इससे बेसिकली एक फाइब्रोटिक कैप बनता है, ठीक है। अभी हम लोग बेसिकली आने वाले हैं इसके ग्रॉस में। तो ग्रॉस में बेसिकली आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये बन रहे हैं ये सेल्स, तो ये फोमी सेल हो गया, उसके बाद ये स्मूथ मसल हो गया जिसके अंदर भी फैट्स आते हैं। तो बेसिकली एक फैटी स्ट्रिक बनाएगा, देख सकते हो फैटी स्ट्रिक बनाएगा, इस तरह के लंबे लंबे फैटी स्ट्रिक्स बनाएगा। और फिर अगर आप उसका माइक्रोस्कोपी में देखोगे कि ये जो वाइट दिख रहे हैं ना, कि ये वाइट जिसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली द फोमी सेल्स, अभी इसमें देखिए, इसमें जो है पहले तो ये अल्ट्रेशन हुआ है, बिकॉज इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपका रप्चर हो चुका है, तो दिस इज अल्ट्रेशन। इसमें अल्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसमें बस थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज प्लेग रप्चर हुआ होगा, प्लेटलेट्स आए होंगे, प्लेटलेट्स ने अपना एक्टिवेशन हुआ होगा, उसने साइटोकाइन्स रिलीज किए होंगे, तो उसके लिए आपका अल्ट्रेशन हुआ है। इसमें बेसिकली कुछ हुआ नहीं है, बेसिकली एक माइल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसमें बेसिकली फाइब्रस प्लेग दिख रहा है। ये माइक्रोस्कोपी में दिस इज द फाइब्रस कैप ऊपर का, उसके बाद दिस इज द कोर लिपिड लेयर, और ये पूरा के लेवल ल्यूमेन है। तो आप देख सकते हो कि ल्यूमेन जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए था, है ना, ये, लेकिन हमारा जो प्लेग है, प्लेग के लिए वो छोटा हो गया ल्यूमेन। सेकेंड थिंग, इस पर बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, दिस आर द इलास्टिन्स। और इसमें बेसिकली इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें दिख रहा होगा। पहले तो ये छोटे छोटे सेल्स है, दिस आर द इन्फ्लेमेटरी सेल्स कंटेनिंग द मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, है ना। एंड उसके बाद आपको इसमें ये दिख रहा होगा कि इधर नेक्रोसिस हुआ है, इसमें कैल्सिफिकेशन हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे कि प्लेग का एक्यूमुलेशन होता है,
तो उसमें बेसिकली बहुत सारा एक्स्ट्रा फैटी सेल्स एंड बहुत सारा डेब्रिस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके बाद नेक्रोसिस होता है। और नेक्रोसिस होने के बाद दिस इज़ द लाइक बेस्ट थिंग फॉर द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम। आपका डिसफंक्शन डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ में नेक्रोसिस हो रहा है तो उसमें के बाद उस चीज़ में लाइक इट्स बिकम एबंडेंट लैंड, और उस एबंडेंट लैंड में हमारा कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। तो दिस इज़ लाइक द साइड में आपको नेक्रोसिस दिख रहा होगा, देखो साइड में नेक्रोसिस दिख रहा होगा, एंड बीच बीच में आपको कैल्शियम एक्यूमुलेशन दिख रहा होगा। एंड इसमें छोटे 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 बेसल्स भी फॉर्मेशन होता है। लाइक बेसल्स क्यों फॉर्मेशन होता है? क्योंकि जो प्लेग है, प्लेग इतना बड़ा हो चुका है। अब जो इनर लेयर है, लाइक ब्लड तो यही से फ्लो करेगा ना, ब्लड तो हमारा यही से फ्लो करेगा ल्यूमेन से। तो इनर लेयर के पास ब्लड नहीं पहुंचता है, तो इसके लिए छोटे 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 न्यू वेसल्स फॉर्मेशन होता है, न्यू वेस्कुलाइजेशन। तो ये छोटे 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 नए वेसल्स बने हैं। वन सेकेंड, यस, छोटे स्मॉल स्मॉल न्यू वेसल्स बने हैं इसमें। एंड ये देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको जैसे डिस्कस किया था, तो यहाँ पे रप्चर ऑफ द प्लेग हुआ है। और ये बेसिकली फैट है, हमारा लिपिड कोर है। ऑफकोर्स लिपिड हमारा कलर नहीं लेता है HN स्टेन में, तो लिपिड कोर है। तो रप्चर हुआ है, रप्चर होने के थोड़ी देर बाद लिपिड बाहर निकला, लिपिड बाहर निकला, प्लेटलेट्स आए, प्लेटलेट्स एक्टिवेशन हुआ, उसके बाद उसमें रिक्रूटमेंट हुआ, प्लेटलेट्स ने रिलीज़ किया, उसके बाद आप हमारा थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। क्या फॉर्मेशन हो गया? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू द फिब्रिन एक्टिवेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, आपका क्लॉटिंग हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ द वीडियो। We have discussed about like everything, pathogenesis and all those things. And one more thing I want to add up कि लाइक प्लेटलेट्स एडिशन कब होता है? जब रप्चर होता है, बट पहले भी एक बार प्लेटलेट्स एडिशन होता है। पहले कब होता है? पहले तब होता है लाइक बहुत इनिशियल स्टेज में, जब हमारा मतलब बहुत इनिशियल स्टेज में, जब मैक्रोफेजेस जो है वो रिक्रूट कर रहे होते हैं हमारा स्मूथ मसल सेल्स को, तब हमारा प्लेटलेट्स एक बार रिलीज़ होता है। तो ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स का जो फैक्टर रिलीज़ होता है, वो बेसिकली हमारा स्मूथ मसल रिक्रूटमेंट करता है। हमारा कहाँ से? ट्यूनिका मीडिया से मैक्रोफेजेस का रिक्रूटमेंट करता है, एंड वस्कुलर वाल सेल्स का रिक्रूटमेंट करता है। But this was all about atherosclerosis. Thanks for watching.